जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख के 7 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में देखेंगे। यहीं पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कूटनीति क्या होती है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम यहाँ पर वीटो पावर को देखेंगे कि वीटो पावर क्या होता है। उसके बाद हम थाईलैंड के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित खबर को देखेंगे कि हाल ही में किन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को, जिसमें हम देखेंगे नमामि गंगे परियोजना को देखेंगे। यहीं पर हम गंगा का जो प्रदूषण है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो धार्मिक स्थल है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो गंगा के प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। और ये आप इमेज देख सकते हैं यमुना की कि किस तरह से जो यमुना का घाट है या किनारे वो किस तरह से प्रदूषित हैं। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक जो वस्तुएं हैं वो फेंकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो गंगा है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। फिर ये जो यमुना है ये आखिरी में जाकर गंगा में मिलती है, जिसकी वजह से गंगा को भी प्रदूषित कर देती हैं। फिर हम अगली खबर देखेंगे हिमस्खलन से संबंधित। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन आने के कारण क्या है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को देखेंगे कि किस तरह से जो प्लेट हैं वो मूव कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो नए स्तंभ, तो नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशक्ति योजना से भारत मैन्युफैक्चरिंग बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम जो ये दो चीज़ों की बात की हैं, नई लॉजिस्टिक नीति तो इसको देखेंगे और गतिशक्ति योजना को देख लेंगे। इनका एक छोटा सा संक्षिप्त में विवरण ले लेंगे कि ये दोनों क्या है। उसके बाद असीमित संभावना का क्षेत्र है पर्यटन, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देख लेंगे कि जो बायोमार्कर है वो क्या होता है, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, उसको देख लेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी सौर ऊर्जा से संबंधित, तो सौर ऊर्जा से संबंधित खबर को हम देखेंगे। फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से हम देखेंगे भारत व न्यूजीलैंड के संबंधों को। यहाँ पर हम न्यूजीलैंड के मैप का एनालिसिस करेंगे और यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो यहाँ पर हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और पर्टिकुलरली हिंद महासागर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम दक्षिणी मैक्सिको है उसके मैप की स्टडी करेंगे। फिर ग्रीस के मैप की स्टडी करेंगे। फिर हम बिजनेस बेस पर देखेंगे राजस्व घाटा क्या होता है और यहीं पर जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि जो वित्त आयोग है वो क्या होता है, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी क्या होती है, राजनयिक क्या होता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को देखेंगे। फिर हम वीटो शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे कि वीटो शक्ति क्या होती है, वीटो शक्ति का इस्तेमाल किसने कितनी बार किया है, इसकी आलोचनाएं क्या की जाती है, उसको देखेंगे। फिर हम लॉजिस्टिक्स को देखने का प्रयास करेंगे कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उसको देखेंगे। फिर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है उसकी क्या विशेषता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जो गतिशक्ति योजना है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम थाईलैंड के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर न्यूजीलैंड के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रीस के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम मैक्सिको के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे 15वें फाइनेंस कमीशन है तो उसके चेयरमैन कौन थे, उनको देखने का प्रयास करेंगे, उनके मेंबर्स कौन थे। फिर हम देखेंगे कि 15वीं जो वित्त आयोग था उसने क्या अपनी रिव्यू दिए उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो राजस्व घाटा है वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी इंपॉर्टेंस को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडो पैसिफिक रीजन को देखेंगे कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है। फिर हम देखेंगे जो इंडियन ओशन है उसकी इंपॉर्टेंस को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडियन ओशन की लोकेशन को देखेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, उससे लगते कंट्री कौन से हैं। फिर हम सोलर को देखेंगे, सोलर एनर्जी से संबंधित खबर को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में कितनी सोलर एनर्जी है उसका इंडेक्स से समझने का प्रयास करेंगे हम कि भारत में जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन है वो कितना है, यानी जो वैश्विक क्षैतिज वितरण है भारत में किसका, सोलर रेडिएशन का, वो कितना है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय सौर मिशन है वो क्या है उसको देखेंगे। फिर दुनिया को दीप पंचामृत की सौगात, तो अब इन्हीं से संबंधित हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ग्लासगो COP26 में भारत ने जो पंचामृत दिया था वो क्या था। फिर इसी से संबंधित खबर को हम एनडीसी से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन है उस पर क्या भारत अपने जो कम करने के लिए, शमन करने के लिए क्या योगदान दे रहा है उसको देखेंगे। पहले क्या था, अब नया क्या अपडेट है उसको देखने का प्रयास करेंगे।
फिर हम बायोमार्कर को समझने का प्रयास करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में संबंधित रहेगा। फिर हम हिमस्खलन को समझने का प्रयास करेंगे कि हिमस्खलन क्या होता है, उसको कुछ इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम हिमालय वाले क्षेत्र को देखेंगे कि कौन से राज्य हिमालय वाले क्षेत्र में अवस्थित है और वहीं पर ये घटना क्यों हो रही है। फिर हम एक प्लेट टेक्टोनिक को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और उसकी वजह से आज भी हिमालय की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिर हम एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो हिमालय के क्षेत्र है वहाँ पर निर्माण हुआ है, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे प्लेटों के संचरण से। फिर हम एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इंडियन प्लेट आज भी मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा रही है और दोनों का कन्वर्जेंट हो रहा है। फिर हम नोबेल पुरस्कार को देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भारत को अब तक कितने नोबेल पुरस्कार मिले, किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, एक छोटे सी इमेज से देख लेंगे कि अब तक किन को नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर हमारी अगली खबर रहेगी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, उसको देखने का प्रयास करेंगे वो होता क्या है पहले। फिर उसके बाद हम चलेंगे गंगा रिवर पर, तो गंगा रिवर का पहले हम बेसिन को देखेंगे, गंगा रिवर में कौन कौन सी नदियाँ जाकर मिल रही है उसको देखेंगे। उसके बाद हम एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि पहले गंगा से पहले वो किस नाम से जानी जाती है, उसमें कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। फिर उसके बाद हम एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, किस तरह से आगे बढ़ती है, नरोरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो गंगा है उसका ओरिजिन से हरिद्वार, नरोरा, तो यहाँ पर हम एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो गंगा है वो धीरे धीरे बढ़ती तो उसका जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस इंडेक्स से आप भी देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया को दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो किस तरह से पोल्यूटेड हो रहा है उसको भी देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि नमामि गंगे जो योजना है वो क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गंगा के किनारे बसे हुए कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम धार्मिक स्थलों को देखेंगे कि जो गंगा यमुना के किनारे पर अवस्थित है उनको देखेंगे। फिर एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम कि कौन कौन से जो धार्मिक स्थल है जो गंगा के किनारे अवस्थित है। तो अभी हमने एक इमेज तो देख ली थी यमुना की कि किस तरह से प्रदूषित हो रही है, ये बद्रीनाथ है, ये गंगोत्री है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे नमामि गंगा के अंतर्गत क्या कार्य किए जाएंगे सरकार द्वारा। फिर अंत में हम गूगल मैप में देखेंगे कि जिन कंट्रियों की हम बात करेंगे तो उनको हम अंत में जाकर गूगल मैप में उनकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे आज के चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो यूएन में चीन के खिलाफ प्रस्तावों से दूर रहा भारत, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हैं, अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी भारत को प्रभावित करने वाले हित। तो मुस्लिमों के उत्पीड़न पर चीन को घेरने की अमेरिका की कोशिश को झटका। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर चीन को घेरने की जो अमेरिका व पश्चिमी देशों की जो कोशिश है उस पर करारा झटका लगाएं। भारत व यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की परोक्ष तौर पर मदद की। 47 सदस्यीय परिषद में इस प्रस्ताव को घेरना अमेरिका व पश्चिमी जो लॉबी है उसके लिए एक बड़ा झटका है। बदलते वैश्विक समीकरणों को भी बता रहा है ये चीज। सबसे ज्यादा चर्चा भारत के रुख को लेकर है। अमेरिका को भारत से समर्थन की उम्मीद थी। भारत का कहना है कि वह UNHRC जैसे संस्थानों में किसी देश के खिलाफ वोटिंग नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग रहा है। कहा जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर पर वोटिंग की आशंका की काट के तहत भारत ने यह कदम उठाया है और यहीं पर वीटो पावर की जिक्र किया है। तो महत्वपूर्ण तो हमारे लिए ये खबर थी कि किस तरह से जो वैश्विक समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं लेकिन वो भी वोटिंग के समय अनुपस्थित रहा, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, तो ये आने वाले समय में हमको देखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कूटनीति की बात की, कूटनीति क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात की उसको देखते हैं, वीटो पावर की बात की उसको देखते हैं कि वीटो अधिकार क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेसी है यानी जो राजनयिक क्या होता है, तो राष्ट्रों अथवा समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा एवं वार्ता करने की कला व अभ्यास को डिप्लोमेसी कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई देश अलग नहीं रह सकता। इन देशों में पारस्परिक संबंध जोड़ना आज के युग में आवश्यक हो गए हैं। इन संबंधों को जोड़ने के लिए योग्य व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं।
ये व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और कूटनीति से दूसरे देशों को प्राय मित्र बना लेते हैं। प्राचीन काल में भी यह एक राज्य दूसरे राज्य से कूटनीतिक संबंध जोड़ने के लिए अपनी कूटनीतिज्ञ भेजता था। पहले कूटनीति का अर्थ सौदे में या लेन देन में वाक्य चातुरी या छल प्रपंच, धोखाधड़ी लगाया जाता था। जो व्यक्ति कम मूल्य देकर अधिक लाभ कमाते थे और अपने देश का फायदा करते थे और कुशल कूटनीति की वही कहलाता था। परंतु आज छल प्रपंच की कूटनीति नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग दो राज्यों में शांतिपूर्ण समझौते के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने देख ली कि आज कूटनीति की जरूरत क्यों होती है, डिप्लोमेसी में किस तरह से प्राचीन काल से और आधुनिक काल में परिवर्तन आए, प्राचीन काल में किस लिए कूटनीति की जाती थी और आज क्यों की जाती है। अब आप कुछ जो डिप्लोमेसी उसकी परिभाषा को देख लीजिए। तो आर्गेंसी के अनुसार क्या है, तो डिप्लोमेसी दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। सर अर्नेस्ट सेंटो के अनुसार क्या है, तो डिप्लोमेसी स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच अधिकारों संबंधी जो संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करना है। फिर के एम पानीकर के अनुसार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त डिप्लोमेसी अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की एक कला है। और क्विंसी राइट के अनुसार क्या है, तो किसी संधि वार्ता या लेन देन में चातुर्य, धोखेबाजी एवं कुशलता का प्रयोग है। अपने विशेष अर्थ में यह संधि वार्ता वह कला है जो युद्ध की संभावपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्ति कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ डिप्लोमेसी के दिखाए हुए उदाहरण कि क्या क्या डिप्लोमेसी हो सकती, तो एक प्रजातांत्रिक राजनयिक यानी लोकतांत्रिक कूटनीति, शटल कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, व्यक्तिगत कूटनीति, सहायता की कूटनीति, शिखर सम्मेलन की कूटनीति, सम्मेलन कूटनीति, गन बोट डिप्लोमेसी और फेसबुक कूटनीति। तो ये तो कूटनीति के कुछ प्रकार हो गए। इस तरह से मैं केवल यहाँ पर देखना था कि कूटनीति है वो क्या होती है, किस प्रकार से कूटनीति की जाती है। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। तभी हमने चर्चा का कारण देख ही लिया है कि चर्चा का कारण क्यों है। अब देखते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। चर्चा का कारण अभी हमने यही खबर में देखा है कि भारत ने जो अमेरिका के द्वारा जो प्रस्ताव लाया उससे दूर रहा है, तो ये चर्चा का विषय था अभी। अब हम देखते हैं कि यूएनएचआरसी के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर यूएनएचआरसी एक अंतर सरकारी निकाय है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकारों उल्लंघनों की स्थितियों को संबोधित करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। ये वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संकल्प 60/251 को अपनाकर 15 मार्च 2006 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अपनाया गया था। इसे मानव अधिकारों पर पूर्व जो संयुक्त राष्ट्र आयोग को बदल दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इनके सदस्य को देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एचआरसी 47 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से बना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवंटित सीटों की विशिष्ट संख्या होती है। सदस्य 3 साल के लिए काम करते हैं और एक पंक्ति में केवल 2 पदों की सेवा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो परिषद के सदस्य मानव अधिकारों में सुधार के लिए देशों को शामिल करने के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन देश का उल्लंघन करने पर महत्वपूर्ण दबाव डाला जा सकता है। जो देश जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन करता है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार की जांच रिपोर्ट करने के लिए जनादेश के साथ विशेष संबंधियों की स्थापना भी कर सकता है। तो ये हमें देखना था कि इसके कार्य क्या है, सदस्य क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वीटो पावर के बारे में, यानी वीटो शक्ति क्या होती है। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो फरवरी 1945 में क्रीमिया यूक्रेन के शहर याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को याल्टा सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इसी सम्मेलन में सोवियत संघ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जोसेफ स्टोलिन ने वीटो शक्ति का प्रस्ताव दिया था। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बाद ही वीटो शक्ति अस्तित्व में आई थी। उस समय लीग काउंसिल के स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों के पास वीटो शक्ति शामिल थी। अब हम देखते हैं कि जो वीटो शक्ति वो क्या है। तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को मिला हुआ विशेषाधिकार ही वीटो शक्ति कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो शक्ति है। स्थायी सदस्यों के फैसले से
अगर इन पांचों में से कोई देश असहमत नहीं है तो वो वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। तो ये हमने देख लिया कि वीटो शक्ति क्या होती है। अब वीटो शक्ति के इस्तेमाल को देख लीजिए। तो 16 फरवरी 1946 को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ ने पहली बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है और अब तक 141 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका का देखा है कि अमेरिका ने 83 बार वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 9 वीटो की जरूरत होती है, यानी कोई भी वीटो ना डाले। उल्लेखनीय है कि परिषद के पास स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार जरूरी 9 वीटो में स्थायी सदस्यों के एक मत में दिए गए वोट शामिल होने चाहिए। यानी जो 9 वीटो की बात की है कि कोई भी प्रस्ताव पारित कराना है तो उसमें कोई भी जो देश है वीटो ना डाले। अब इसकी आलोचना को देख लेते हैं कि आलोचना क्यों की जाती है इसकी। तो गौरतलब है कि अभी 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के कुल खर्चे का आधे से भी कम हिस्सा देते हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद का रूप बदलने के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं कि ऐसा करने पर परिषद अपनी शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी और उसके पास अपनी योजना को लागू करने के लिए भी खासा धन होगा। आलोचकों का कहना है कि वीटो व्यवस्था समाप्त किए जाने से सुरक्षा परिषद में बहुमत से फैसले हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो वीटो शक्ति है वो क्या होती है, इसकी पृष्ठभूमि देख ली, वीटो शक्ति का इस्तेमाल देख लिया और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। थाईलैंड में पूर्व पुलिसकर्मी ने चाइल्ड डे केयर सेंटर में 37 को मारा। तो यहाँ पर हम थाईलैंड को मैप को देखते हैं। अब ये थाईलैंड का मैप हो गया। तो इसकी सीमाओं को देख लेते पहले कि हम किसकी सीमा किससे लगती है। तो इधर म्यांमार से लग रही है, इधर लाओस से इसकी सीमा लगती है, इधर कंबोडिया से इसकी सीमा लगती है और दक्षिण में किससे लगती है तो मलेशिया से इसकी सीमा लगती है। अब इसकी सीमाओं को देख लीजिए। इधर अंडमान सी से इसकी सीमा लग रही है, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया है, इधर इंडियन ओशन हो गई है। अब इसकी राजधानी क्या होगी तो इसकी राजधानी होगी बैंकॉक। अब इसमें से कौन सी नदियाँ ऊपर निकल रही है तो एक मिंग नदी, तो एक चाओ फारिया नदी है और एक मून नदी। ये तीनों मिलकर फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड में जाकर गिर जाती हैं। इधर मिकोंग नदी है जो लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती हैं। फिर कंबोडिया से होते हुए जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है यानी जो साउथ चाइना सी उसमें जाकर गिर जाती है, यानी जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है वो इसी का हिस्सा है एक तरह से। अब आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को देख सकते हैं। नोंताफोरी, चियांग मियाई जिसकी कुछ महत्वपूर्ण सिटी हैं। ये स्टमस ऑफ करा, ये कुछ माउंटेन्स अवस्थित है इसके बीच में। तो इस तरह से हमें जो थाईलैंड का मैप है उसको देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। फ्रांस की एनी अर्नो को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो समाज की असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलता है। इसलिए मैं शब्दों को उस चाकू की तरह प्रयोग करती हूँ जो कल्पना के पर्दों को चीरकर सच को सामने लाए। इसी सोच और बेबाकी के साथ जीवन को सच को सामने रखने वाली फ्रांस की एनी अर्नो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी पहली किताब थी क्लीन्ड आउट और 1974 में आई थी और 2008 में इनकी प्रकाशित द ईयर्स को उनके सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकों में गिना जाता है। इनको एंथोनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, यानी एथनोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो मानव वैज्ञानिक को कहा जाता है जो संस्कृति के बीच की असमानता और विषमता पर ध्यान करते हैं यानी अध्ययन करते हैं। और अभी इससे पहले किनको मिला है तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो स्वांते पेबो को। और जो फिजिक्स में किसको दिया गया है तो फिजिक्स में 3 को दिया गया है, एलेन आस्पेक्ट को और एक जॉन एफ क्लोजर को और ऑस्ट्रिया के एंटन जिलिंगर को। संयुक्त रूप से जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। और रसायन में किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार तो कैरोलिना आर बटोरजी व के बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के मोर्टेन मेडल को संयुक्त रूप से रसायन की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाता है। जो शांति, साहित्य, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता तो ब्रिटिश भारत नागरिक तो 1913 में मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, किस क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में। फिर 1930 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को इनको भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर भारतीय गणराज्य के नागरिक अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। वे भारतीय मूल के प्रवासी नागरिक। तो निम्नलिखित भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो भारत में पैदा हुए थे लेकिन बाद में भारत के गैर नागरिक थे, हालांकि वे अभी भी अक्सर भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किए जाता है। तो हरगोविंद खुराना जी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटानी भारत में हुआ था। और इन्होंने नागरिकता किसकी ले ली थी? तो यूएसए की नागरिकता ले ली थी। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, ये यूएसए की इन्होंने नागरिकता ले ली लेकिन जन्म हुआ था ब्रिटानी भारत में। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। वेंकटरमण रामकृष्णन, इनको जो रसायन विज्ञान में दिया गया है नोबेल पुरस्कार, इन्होंने जो पहले यूके की ली फिर यूएसए की ले ली थी और इनका जन्म हुआ था भारत में। फिर अभिजीत बनर्जी, इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो नागरिकता है इन्होंने यूएसए की ले ली और जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई भारत में इनका जन्म हुआ था। आप एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दिखा है नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, तो इंक्लूडिंग पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। 1913 में सबसे पहले किसको मिलता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है शांति साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1930 में सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में मिलता है। फिर 1968 में हरगोविंद खुराना जी को किसके क्षेत्र में? तो मेडिसिन के क्षेत्र में। लेकिन अब ये यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 1979 में मदर टेरेसा को मिलता है इंडियन सिटीजन ऑफ अल्बानिया ओरिजिन शांति के क्षेत्र में। फिर 1983 में मिलता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स के क्षेत्र में यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 1998 में मिलता है अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फिर 2009 में मिलता है वेंकटरमण रामकृष्ण जी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर कैलाश सत्यार्थी जी को मिलता है शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो इस तरह से हमें नोबेल पुरस्कार उनका एक ओवरव्यू लेना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। भगीरथ प्रयास में जहर घोल रही गंगा किनारे के शहर, तो इसे GS3 कंजर्वेशन से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी की सफाई को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही है। इसके किनारे बसे शहर का प्रदूषित जल नदी में बहाया जा रहा है। इसमें बंगाल के शहरी नालों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि झारखंड के शहरों का नाला सीधे गंगा में नहीं गिरता। बंगाल के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ये बातें स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में कही गई हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो शहर है वो किस तरह से इसको पोल्यूटेट कर रहे हैं। तो पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 उसको देख लेते हैं कि इसे कौन जारी करता है। तो आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ष 2016 में MOHUA द्वारा संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। यह शहरों और कस्बों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने एवं सभी नागरिकों द्वारा स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, समाज के सभी वर्गों के बीच शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा आयोजित वार्षिक सर्वेक्षण ने नागरिकों, संसाधनों और अधिकारियों के प्रयास से यह कामयाबी हासिल की है कि देशवासियों के बीच यह भावना बन सके कि उनका शहर भारत के सभी शहरों में से सबसे स्वच्छ और सतत प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाने में अग्रणी साबित हो सके। तो ये हमने केवल स्वच्छ सर्वे 2022 से उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले ली थी। अब हम चलते गंगा के बारे में। तो ये गंगा रिवर का बेसिन हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए गंगा रिवर हो गई। अब गंगा रिवर की आप सहायक नदी हो देखिए, तो ये यमुना हो गई। अब यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? तो इधर से चंबल हो गई जो इंदौर इसी के किनारे अवस्थित है। फिर उसके बाद बेतवा इसमें आकर गिरती है यमुना में, इसके किनारे भोपाल अवस्थित है। इधर केन है वो यमुना में आकर गिरती है। फिर ये कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है वो हो गई है। उसके बाद जो सोन नदी अमरकंटक से होते हुए आती हैं और गंगा में जाकर गिरती हैं। उसके बाद इधर गंगा में देखिए आप कि बाईं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई हैं? तो इससे तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदियाँ हो गई हैं। फिर हुगली इसमें आकर मिलती हैं। और जो ये हुगली को दिखा ये वितरिका होगी और हुगली में दामोदर आकर गिरती हैं। इधर फिर ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गिरती हैं। इधर ब्रह्मपुत्र आती हैं, बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। इधर आप देखिए गंडक और कोशी है, जो इधर जो कोशी है वो तिब्बत से आती है और जो गंडक है वो नेपाल से हुए फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। अब एक अन्य इमेज को देखिए आप कि कहाँ से जो गंगा है वो निकल रही है।
तो गंगोत्री, गंगोत्री से जो निकलती है उसको हम बोलते हैं भागीरथी नदी। फिर इसमें बेलगंगा मिलती है, तब जाके ये आगे बढ़ती है। और इसी के यहाँ पर कौन सा डैम है, तो टिहरी जो डैम है वो यहीं पर अवस्थित है, भागीरथी और जहाँ पर बेलगंगा मिलती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद इधर देखिए आप, ये बद्रीनाथ हो गया। फिर बद्रीनाथ के बाद की अलकनंदा हो गई। अलकनंदा में जब धौलीगंगा मिलती है तब कौन सा प्रयाग बनता है, तो विष्णु प्रयाग बनता है। फिर जब आगे बढ़ती है अलकनंदा, तब अलकनंदा में जो नंदाकिनी आकर मिलती है, तब फिर यहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर उसमें जो पिंडार रिवर आकर मिलती है, तब कौन सा प्रयाग बनता है, तो कर्ण प्रयाग बनता है। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती हैं तब उसमें मंदाकिनी आती है, कहाँ से आती है, केदारनाथ से। फिर वो जब जाकर दोनों मिलती हैं तब जो इसका प्रयाग बनता है कौन सा बनता है, तो रुद्र प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, फिर उसमें जब भागीरथी नदी मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। और फिर ये आगे बढ़ती हैं ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई, फिर हम इसको गंगा नदी कहते हैं। तो इस तरह से आप इस मैप को देखिए, क्योंकि यहीं से जो प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाते हैं कि जो नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, वो किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनता है। टेहरी डैम कहाँ पर अवस्थित है, टेहरी डैम में कौन दो नदियाँ आकर मिल रही हैं, ऋषिकेश हरिद्वार। अब एक अन्य मैप को देखिए आप कि किस तरह से जो गंगा है उनका उद्गम कहाँ से, ओरिजिन, तो गोमुख ओरिजिन हो रहा है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर देवप्रयाग, फिर हरिद्वार से आगे बढ़ती हैं, फिर नरोरा, फिर कानपुर। अब आप नरोरा में देखिए, तो नरोरा में क्या है, तो एक एटम का जो प्रोजेक्ट है वो चला जा रहा है, न्यूक्लियर एटम का जो प्रोजेक्ट है। फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी। वाराणसी के बाद राजमहल होते हुए जो इधर कोलकाता में, और इसमें एक एक वितरिका निकल जाती है, और एक वितरिका जो बांग्लादेश में इंटर करती है पद्मा के नाम से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से शहर इसके किनारे अवस्थित हैं। तो एक नरोरा है, ये हरिद्वार है, देवप्रयाग है, ये कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है। तो इनको आप देखिए कि ये महत्वपूर्ण शहर है। फिर इसका प्रदूषण का कारण भी आपको समझ में आने लग जाएगा, उनको आप देखेंगे तब। अब जो नमामि गंगे परियोजना है, जो योजना है वो क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाए, रिवर सरफेस क्लीनिंग है उसको की जाए, जो वनीकरण है उसको बढ़ा दिया जाए, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग है वो की जाए, गंगा ग्राम बनाया जाए, पब्लिक अवेयरनेस को फैलाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से संरक्षण दिया जाए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए। तो ये है नमामि गंगे योजना को, मतलब उसके अंदर क्या काम किया जाएगा तो वो दिखाया हुआ है। उसके बाद अब देखिए आप यहाँ पर कि नमामि जो गंगा है वो प्रदूषित क्यों हो रही है, उसको नमामि गंगे जो ये परियोजना है उसको चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप यहाँ पर देखिए कि अभी हमने देखा कि उत्तराखंड से वो यूपी से होते हुए इधर दिल्ली में जो यमुना के किनारे अवस्थित है, फिर जब ये यूपी में होते हुए आगे बढ़ती हैं, फिर इलाहाबाद में जाकर दोनों मिलती हैं, फिर धीरे धीरे बिहार से होते हुए फिर इधर दामोदर हुगली, उसके बाद पद्मा से होते हुए बांग्लादेश से होती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो उससे पहले अब देखिए इनके किनारे कौन से जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो अवस्थित है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, जो ये एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियल रीजन अवस्थित हो गए। तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सहारनपुर, मुजफ्फर इंडस्ट्रियल रीजन, ये बरेली हो गया, ये लखनऊ, कानपुर। फिर 9वां नंबर पे देखिए आप इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर जो इंडस्ट्रियल रीजन अवस्थित है। फिर उसके बाद बढ़ती हैं आगे, तो 10वें नंबर पर देखिए आप कि बिलासपुर, कोरबा जो इंडस्ट्रियल रीजन हो गया है। तो ये इस तरह के जो ये प्रदूषण है, फिर ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है अब ये प्रदूषित कैसे कर रहे हैं, तो इनका सीवेज ट्रीटमेंट है। तो ये जो पानी रहता है, जो प्रदूषित पानी रहता है, जो हीट वाला पानी रहता है, उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए गंगा यमुना की जो सहायक नदी है उनमें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गंगा है उसमें जो पोल्यूटेंट यानी जो प्रदूषक है उनका स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर बायोडाइवर्सिटी जो उसको नुकसान हो रहा है। अब एक अन्य मैप देखिए आप, किसका है ये, तो रिलीजियस प्लेसेस का है। तो मेन हमारा फोकस किस पे, तो हम उत्तराखंड, यूपी और बिहार को ही देखेंगे, क्योंकि मेन फोकस यही है, क्योंकि हमें मेन देखना है कि जो गंगा है उसके प्रदूषण के कारण में जो धार्मिक स्थल है वो किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। तो इधर आप देखिए कि बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, न्यू दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, तो ये इनके किनारे का अवस्थित है। तो ये यमुना के किनारे अवस्थित है। फिर फतेहपुर, फिर इलाहाबाद में दोनों मिल जाती है गंगा यमुना। इधर आप देखिए अयोध्या, फिर उसके बाद सारनाथ, फिर वाराणसी के किनारे मतलब गंगा के किनारे अवस्थित है। फिर आगे बढ़ती हैं तो इधर नालंदा, गया, फिर इधर कोलकाता की इधर यानी जो पश्चिम बंगाल की एक की तरफ एक वितरिका निकल जाती है, फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो धार्मिक स्थल है वो जो प्रदूषण का काम कर रहे हैं एक तरह से। तो अभी हमने
शुरुआत में एक मैप देखा ही था इसका कि किस तरह से जो गंगा है उसको प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये मैप देखिए आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए गए। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर जो प्रदूषण दिखाई दे रहे होंगे तो ये किसी आपको इससे कुछ लग रहा होगा कि ये जो धार्मिक स्थल है पूजा पाठ करने जाते तब कुछ सामग्री रहती है उसको जो यमुना या गंगा नदी में फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से जो स्तर है उसका प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब एक अन्य इमेज के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए। गंगा नदी को देखिए, आप रिवर गंगा एट श्रीनगर को देखिए, फिर पॉल्यूशन असेसमेंट रिवर गंगा, फिर आप देखिए मंदाकिनी, फिर इसके बाद हमने देख लिया ओरिजिन हरिद्वार नरोरा कानपुर से होते हुए आती है। ये बद्रीनाथ, फिर ये देखिए गंगोत्री का स्थान दिखाए होंगे किस तरह से। अब नमामि गंगे है उसमें के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जैविक खेती को बढ़ाया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि किस तरह से जो गंगा के किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पर परंपरागत कृषि है उसको विकास कैसे दिया जाए। जो गंगा के तटीय गाँव है उनमें क्लस्टर बनाए जाएंगे जिससे जैविक खेती उसको बढ़ावा दिया जा सके। गाँव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह है, इन सब के थ्रू क्या किया जाएगा कि किस तरह से जो मेन मोटिव वही है कि जो गंगा का जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी से उसको बढ़ाया जा सके। तो मेन मोटिव इन सब का यही है। तो इस तरह से जो हमें ये खबर है वो देखनी थी। मेन मोटिव हमारा यही था कि जो गंगा प्रदूषण है उसका कारण क्या है वही देखना था कि किस तरह से जो धार्मिक स्थल है जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो गंगा के प्रदूषण में अपना योगदान दे रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो नाला है जैसे बिना किसी ट्रीटमेंट के जो पानी है वो प्रदूषित पानी से जो गंगा या में बहा दिया गया, जिसकी वजह से आप देखिए कि अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप जैसे कारण पता चल गया तो इसका प्रभाव आप जोड़ने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से मानव को प्रभावित करेगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेगा। फिर जब बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी तो इसके बाद क्या होगा कि जो जीव जंतु उनकी मृत्यु होने लग जाएगी। तो किस तरह से एक फूड चेन फिर फूड वेव प्रभावित होगी। फिर आप अंत में आप देख सकते हैं कि जब ये सब प्रभावित होगा तो इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा, यानी जब एक कोई चीज़ प्रभावित होती है तो उसकी वजह से अन्य चीज़ें भी किस तरह से प्रभावित होती हैं। तो उस तरह से आप इस खबर को देखिए। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। बर्फ में दबे 12 और प्रशिक्षु पर्वतारोही के शव बरामद, 13 अभी भी लापता। तो 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आया था 34 सदस्यीय दल। उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन और ग्लेशियर में क्रेवास का मतलब होता है बड़ी दरारें की घटनाओं के चलते हर समय जान दांव पर होती हैं। देश के प्रथम एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। जब वो एवरेस्ट पर आरोहण कर रही थी उस समय भी हिमस्खलन की घटना हुई थी। तब हम देखते हैं कि जो हिमस्खलन है उसके कारण क्या है। तो आप इस इमेज को देखने का प्रयास कीजिए कि हिमस्खलन क्या होता है, कि किस तरह से जो ऊपर से जो बर्फ वो अचानक नीचे आकर गिरती हैं। एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए आप हिमस्खलन को। अब आप ये मैप इसमें देखिए कि जो हिमालय रीजन है वो कौन कौन सा वाला है। तो इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि कितने राज्यों को कवर कर लिया। तो टोटल 12 राज्य जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो इधर जम्मू कश्मीर हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया है, और इधर जो यूपी है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं सिक्किम है, उसके बाद इधर भूटान हो गया। तो ये तो 2 देश हो गए, ये नेपाल और जो भूटान है। इनको हटा दिया जाए तो भी 12 राज्य आते हैं जो हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर को क्षेत्र को आप देखिए। तो ये अब यहाँ पर जो घटना घटित हुई तो कहाँ पर घटना घटित हुई, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में घटित हुई है। तब देखते हैं इसके पीछे की वजह को। तो आप यहाँ पर एक अन्य मैप देखिए। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का दिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर मेन फोकस से जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर देखिए कि यहाँ पर जो हिमालय का निर्माण भी कैसे हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं इधर अमेरिका में देख सकते हैं कि रॉकीज का किस तरह से निर्माण हो रहा है। इधर इंडियन जो पैसिफिक प्लेट है वो उत्तरी अमेरिका की प्लेट से टकराती है, यहाँ का रॉकीज निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एंडीज का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए जो अफ्रीका उसमें ग्रेट रिफ्ट वैली है वो क्यों निर्माण हो रही है। और उसके बाद देखिए कि जो पैसिफिक रिंग फायर है वहाँ पर ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी क्यों आते हैं, यहीं पर जो गहरी ट्रेंच है वो क्यों अवस्थित है। उसके बाद आप एक अन्य वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो इंडियन प्लेट है वो जो यूरेशियन प्लेट से उससे टकरा रही है, किस तरह से हिमालय का निर्माण होता है, किस तरह जो तिब्बत का पठार है उसका निर्माण हो रहा है, और क्यों यहाँ पर हिमस्खलन, भूस्खलन और भूकंप की घटना घटित होती। तो देखिए आप यहाँ पर जो 2 प्लेटें वो कन्वर्जेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर झटके आते हैं, भूकंप की घटनाएं घटित होती है। ये उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र हो गया है।
यहाँ पर पहले ओशन था बीच में, लेकिन जब दोनों कन्वर्जेंट हुए तब जो ओशन है वो हट गया है यहाँ से। अब एक अन्य इमेज के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो दो प्लेटें आपस में टकराई, यहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालय है जो तिब्बत का पठार है उसके बाद में जो ट्रांस हिमालय उसका निर्माण होता है। ये आप मैप देखिए कि किस तरह से जो इंडियन प्लेट है वो मूव करती है और यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो यहाँ पर ईयर दिखा हुआ है कि 71 मिलियन ईयर्स एगो उसकी लोकेशन क्या थी, फिर 55 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 38 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 10 मिलियन ईयर्स एगो। और जो वर्तमान में आज भी जो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रही है, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि कभी हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8, जो एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी बताई जाती है 8,848 मीटर, फिर कभी बताई जाती है कि 8,850 मीटर है। तो वो क्यों बताई जाती है, क्योंकि आज भी ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हमें ये खबर है वो देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो नए स्तंभ। तो यहाँ पर जो नई लॉजिस्टिक नीति और गतिशक्ति योजना का जिक्र किया तो उसको देख लेते हैं। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, मैं केवल आपको यहाँ पर जो लॉजिस्टिक नीति है और जो गतिशक्ति योजना उनको बताता हूँ। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस होती है कि किस तरह से आप रिसोर्स को एक्वायर कर रहे हैं, किस तरह से उसका स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से उसका परिवहन कर रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक, उन सारी प्रक्रिया को मैनेज करने को ही लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई उसकी विशेषता क्या है। तो डिजिटल एकीकरण प्रणाली ये निर्बाध और तेजी से कार्य की गति को बढ़ाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स सेवाओं को कुशलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्माताओं एवं निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। लॉजिस्टिक सेवा में आसानी, तो ई लॉक्स नया डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्योग को त्वरित समाधान के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा। व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, बौद्धिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्क सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह से हमें इसकी विशेषताओं को देखना था। तो मेन आप इनको देखिए, डिजिटल एकीकरण करना, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस बनाना, लॉजिस्टिक सेवाओं में आसानी करना, व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना। तो आपने यहाँ पर जो मतलब देखा है मेन उसी को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो कि किस तरह से जो रिसोर्स है उनको एक्वायर की जाए, स्टोर की जाए, ट्रांसपोर्ट की जाए। तो उसमें जो बाधा आ रही है उन सभी को दूर करने के लिए ही जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति वो लाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो गतिशक्ति योजना वो क्या है। तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देना इसका मेन मोटिव है। तो आप यहाँ पर इमेज में देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से परिवहन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, जो रेलवे का क्षेत्र है, उन सबको एक तरह से इंटीग्रेट करना है। तो सभी इंफ्रा परियोजनाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा, यानी इंटीग्रेट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। तीव्र गति से कनेक्टिविटी में वृद्धि करना है। कॉमन विजन के साथ परियोजनाओं की समग्र योजना और निष्पादन को ध्यान में रखकर ये योजना है वो लाई गई थी। तो इस तरह से हमें देखना है इन दोनों चीज़ों को। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। बायोमार्कर पता बताएगा प्रसवोत्तर अवसाद का खतरा। तो हमें यहाँ बायोमार्कर को देखना है, क्योंकि जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते तब वहाँ पर बायोमार्कर उसका जिक्र आता है। तो रोल ऑफ बायोमार्कर, तो एक पेशेंट होता है, पेशेंट के सैंपल लिए जाते हैं, फिर उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस किया जाता है, फिर बायोमार्कर जो आइडेंटिफिकेशन होता है उससे पता चलता है कि जो कोई पेशेंट है उसमें कोई बीमारी है या नहीं है। फिर उसके बाद उसके बीमारी होने पर उसका जो आगे है प्रोसीजर की जाती है, यानी मेडिसिन दी जाती है। यानी एक तरह से सिंपल सी बात है कि जो बायोमार्कर है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो पेशेंट है उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, उसके लक्षण पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता में 2023 तक 60% बढ़त की उम्मीद। तो इसे हम एनर्जी GS2 GS3 दोनों 3 से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ताज़ा रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 22-23 तक भारत की घरेलू रूफटॉप यानी छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता में 60% तक वृद्धि हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं में बढ़ती जागरूकता एवं बचत की चाह नागरिकों को सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से आकर्षित कर रही है। खास तौर से
कोरोना के दौर से गुजरने के बाद इसमें जो क्रांतिकारी बदलाव देखा गया है। यही कारण है कि घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन की गति में वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 21-22 में घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता 2 गीगावाट थी, वह वित्त वर्ष 22-23 में बढ़कर 3.2 गीगावाट हो जाएगी। यह बढ़ोतरी करीब करीब 60% की होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्ष दर इसी गति से घरेलू सौर ऊर्जा का उत्पादन में क्षमता वृद्धि होती है तो भारत जल्दी ही सौर ऊर्जा से संबंधित अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब यहीं पर हम सौर एनर्जी उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस इमेज से आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो सोलर रेडिएशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम एनर्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सोलर पैनल लगाए हुए हैं। सोलर पैनल से किस तरह से हम जो बिजली है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से जो रोशनी आ रही है उसको हम बिजली में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक अन्य मैप देखिए आप कि भारत में जो रेडिएशन है, जो सोलर एनर्जी, उसकी कितनी क्षमता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक इंडेक्स दिखाया हुआ है, ग्लोबल हॉरिजेंटल इरिटेशन यानी रेडिएशन, यानी जो वैश्विक क्षैतिज जो विकिरण है उसका दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर आप नीचे इंडेक्स में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर दिखाया हुआ कि डेली टोटल्स और ईयरली टोटल्स दिखाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ GHI पीरियड 1999-2015 के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो भारत में जो कलर है वो आपको किस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर इस कलर को मैच कीजिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर 4.6 से ऊपर ही जो GH यानी जो ग्लोबल हॉरिजेंटल रेडिएशन है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर 4.6 से ऊपर ही दिखाया हुआ है। अब जो यहाँ पर जो रेड कलर का दिखा हुआ है तो वो क्षेत्र देखिए आप, तो रेड कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ईरान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो रेडिएशन वो पड़ती हैं। उसके बाद अब ये मैप मेन दिखाने का मोटिव आपको यही था कि जो सोलर एनर्जी है उसकी आप क्षमताओं को देखिए कि भारत में आने वाले समय में जो इसकी क्षमता है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए आपको ये मैप दिखाना था मेन। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो है जो रेडिएशन है वो कम पड़ती है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा पड़ रही है। तो इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो कर्क रेखा वो गुजर रही 23.5 डिग्री, जहाँ पर एक समय जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं और जो ये 0 डिग्री यहाँ पर क्या हो गई तो भूमध्य रेखा हो गई। और इसी के बीच में आप देखिए तो दोनों के बीच में ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से जो इस क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा नीचे का कलर वो आपको अलग कलर दिखाई दे रहा होगा और ये ऊपर वाला कलर अलग क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमें इस मैप को देखना था। अब भारत सरकार की जो सोलर मिशन यानी जो सोलर एनर्जी को लेकर क्या योजना है उसको देख लेते हैं हम। तो राष्ट्रीय सौर मिशन भारत की ऊर्जा चुनौतियों को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है। यह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक प्रमुख योजना का गठन करती है। तो इस तरह से हमें देखना कि जो इसका मेन मोटिव क्या है कि किस तरह से आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सोलर एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, किस तरह से हम जो फॉसिल फ्यूल पे निर्भर है उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाए जो परंपरागत से हटाकर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर। तो इसलिए ये नेशनल सोलर मिशन लाया गया था। उसके बाद हम इन्हीं सब खबरों को जोड़ते हैं पंचामृत की सौगात से। जब COP26 जो ग्लासगो में सबमिट हुई थी तो उसमें भारत सरकार ने अपने कुछ जो पंचामृत की फॉर्मूला दिया था कि आने वाले समय में भारत सरकार की क्या योजना है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर। तो पहला था कि भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगाबाइट तक पहुंचाएगा। दूसरा था भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा था भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। चौथा था भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। और पांचवा था 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये सच्चाई सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग को लेकर वादे जो गोखले साबित हुए, यानी जो विकसित देश है उन पर तंज भी कसा है कि उन्होंने जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की, क्लाइमेट फंड जो फाइनेंस की बात की, वो अभी तक पूरे नहीं किए वो वादे। तो इस तरह से आप देखिए अब इसी को हम ND से जोड़ते हैं, यानी जो भारत है अपना जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या योगदान दे रहा है, तो उसी को हम NDC बोलते हैं, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई हुई कि जो एक्सिस्टिंग यानी 2015 से जो पहला हमारा था फर्स्ट NDC वो क्या था,
और 2022 में जो अपडेट एनडीसी वो क्या है, उस दोनों को देखते हैं हम, फिर प्रोग्रेस को देखेंगे। तो पहले हम देख लेते थोड़ा सा एनडीसी के बारे में जान लेते हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एक गैर बाध्यकारी राष्ट्रीय योजना है जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज शमन यानी मिटिगेशन को उजागर करती है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी GHG में कमी लाने के लिए जलवायु संबंधी लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। इन योजनाओं में वे नीतियां और उपाय भी शामिल हैं जिन्हें सरकार जलवायु परिवर्तन के जवाब में लागू करने का लक्ष्य रखती हैं और पेरिस समझौते में निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देती हैं। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो एनडीसी है वो क्या है। अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इस सारणी को समझते हैं कि जो टारगेट फॉर 2030 तक क्या टारगेट रखे गए हैं और एक्सिस्टिंग जो था पहला 2015 वाला जो एनडीसी था और जो अपडेट किया गया एनडीसी 2022 में, तो इसी को आप पंचामृत से भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से कौन सी जो कमिटमेंट है वो एनडीसी में शामिल की गई है। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना, तो 2015 का दिखाया कि यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 33 से 35% लक्ष्य रखा गया था कि किस तरह से जो उत्सर्जन तीव्रता उसको कम करना है। फिर उसके बाद 2022 साल में क्या किया है, तो 2005 के स्तर से 45% ही उत्सर्जन में कमी लाना है। अब यहाँ पर प्रोग्रेस दिया हुआ प्रगति, तो यहाँ पर 2016 में ही 24% की कमी हासिल कर ली और 30% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा, तो यहाँ पर कितना था, तो 40% का रखा गया था 2015 में। फिर उसके बाद जो 2022 है उसमें 50% बढ़ा गया है, यानी कि किस तरह से जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उनकी जो हिस्सेदारी वो बढ़ाई गई है। तो कितनी बढ़ाई गई है, तो 10%। यहाँ पर आप कार्बन इंटेंसिटी या उसको देखिए तो उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई, तो 10% की बढ़ोतरी की गई। अब यहाँ पर प्रोग्रेस को देखिए तो इस साल जून के अंत तक 41.5% हासिल कर ली गई। तो अब कितनी बची हुई है, तो 9.5% के आसपास बची हुई है, ताकि उसको प्राप्त करने पर जो हमने अपडेट दिया हमारा जो एनडीसी है उसका लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। फिर कार्बन सिंक को देखिए तो वनीकरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त सिंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सेम का सेम रखा गया है, यानी अभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं और इससे प्रोग्रेस का कोई क्लियर नहीं। तो इस तरह से जो हमें एनडीसी है उसको देखना था, क्योंकि यहाँ से जो मेंस में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि एनडीसी से संबंधित जो भी अपडेट किया है भारत सरकार ने उसको देखना जरूरी भी था। और इसी में से आप देख लीजिए कि कितनी यहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई। तो यहाँ से दूसरा जो पंचामृत है वो ले गया है कि किस तरह से 50% ऊर्जा जरूरत है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त की। जैसे कि यहाँ पर आप इंटेंसिटी को देखिए, जो कार्बन इंटेंसिटी है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ से जोड़ी गई है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। उपनिवेश काल के बाद की व्यवस्था बनाए भारत व न्यूजीलैंड, जयशंकर। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर देख सकते हैं। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दी PM मोदी की ओर से शुभकामनाएं। तो विदेश मंत्री से बातचीत में भारतीय छात्रों की वीजा का भी मुद्दा उठाया किन्होंने, जयशंकर जी ने। तो भारत और न्यूजीलैंड जैसे देशों पर उपनिवेश काल के बाद की ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी है जो विश्व के बड़े हिस्से को समृद्धि और स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड के समकक्ष से मुलाकात में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और यूक्रेन में जारी संघर्ष के परिणाम पर भी चर्चा की। यहाँ पर दोनों ने व्यापक कारोबार गठबंधन और लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने पर भी बातचीत की है, वीजा नवीकरण की लेकर भी बातचीत की है। तो यहाँ पर जिन चीज़ों की बात की हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूजीलैंड का मैप एनालिसिस करेंगे, फिर हम हिंद प्रशांत और जो इंडो पैसिफिक है उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, फिर हिंद प्रशांत का पर्टिकुलरली जो महत्व है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप न्यूजीलैंड को मैप को देखिए, तो ये न्यूजीलैंड का मैप हो गया। तो किस में अवस्थित है, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। इधर तस्मानिया से हो गया, इधर साउथ पैसिफिक ओशन हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि अवस्थित है, तो कुक स्टेट अवस्थित है। एक किन दो लैंड बॉडी को अलग करी, तो इधर नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड से इन दोनों को अलग कर रही है। अब जो इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की वो क्या है, तो वेलिंगटन है। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण शहर कौन से, तो ऑकलैंड है, तोरंगा है और हैमिल्टन, ये महत्वपूर्ण सिटीज हैं। और इसके बाद देखिए इधर साउथर्न आल्प्स को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप इस मैप को देखिए अच्छे से। मेन हमारा जो मोटिव था वो न्यूजीलैंड मैप को देखना था।
और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने बातचीत की। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से दोनों की जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, जो रिश्तों हैं डिप्लोमेटिक, उनको और मजबूत किया जा सके, लोगों से लोगों को जोड़कर। उससे क्या है कि आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये सब उद्देश्य होते हैं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के। इन सबको हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो विषय है हमारा, उसमें पढ़ते हैं कि किस वजह से पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो दोनों देशों के बीच में जो तनाव होते हैं उनको कम करना भी इसका उद्देश्य रहता है। अब हम देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि 38 एटलीस्ट 38 कंट्रीज है जो कहीं जो इंडो पैसिफिक में अवस्थित है। 44% वर्ल्ड सरफेस एरिया कवर करता है। 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहीं पर अवस्थित है। 62% वर्ल्ड जीडीपी में योगदान देता है। 46% वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी है। 55% वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड में ये इसकी हिस्सेदारी रखता है। और 70% शिप बोर्न एनर्जी ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। इसी को लेकर जो हर दिन कहीं भी हमारे जो विदेश मंत्री जाते हैं या कोई भी दूसरे देशों के साथ बातचीत होती है, तो उसमें कहीं जो मुद्दा है सबसे पहला यही उठता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसको स्थिर कैसे बना जाए, उसको स्वतंत्र किस तरह से बनाए रखा जाए, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनको किस तरह से लागू किया जाए। क्योंकि अब इन सबकी जरूरत ही क्यों पड़े, तो क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से चीन है, उसकी विस्तारवादी निधि है, वो छोटे छोटे देशों को, जो द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्रीज है, उनको जो ऋण है वो देकर उनको जाल में फंसा है। उसके बाद वहाँ पर अगर वो देश अगर जो लोन है वो लौटा नहीं पाते, तो वहाँ पर उनकी जो क्षेत्र उन पर कब्जा कर लेता है। जैसा हमें पता है कि हम्बन टोटा में श्रीलंका के साथ क्या हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति भी पता है कि उसकी वजह क्या है। तो इस तरह से जो भारत है उसका मेन उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ की जो कंट्रीज है, उनको स्थिर बनाया जा सके। और अमेरिका का भी उद्देश्य यही है। अब आप देखिए ये मैप दिखा हूँ यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र का। तो ये एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो गया है। अब आप इधर देख रहे होंगे नॉर्थर्न पैसिफिक बेसिन हो गया है, ये ईस्टर्न पैसिफिक राइस हो गया है, ये आप देखिए सेंट्रल पैसिफिक रीजन हो गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेंच अवस्थित है। तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है, तो ये फिलीपींस के पास में अवस्थित है। इसके बाद देखिए कारेल ट्रेंच आ गई है। एलुशियन जो ट्रेंच है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो बेरिंग सी के दक्षिण में अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए करमाडे ट्रेंच अवस्थित है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये तस्मान सी होगी, ये साउथ पैसिफिक ओशन हो गया है। तो उसके बाद आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं। इधर पेरू चिल्ले ट्रेंच हो गई हैं, नास्का रिज हो गई हैं, इधर एंडीज हो गई, इधर रॉकीस हो गई। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पर्वत रेंज है, यानी जो माउंटेन्स रेंज है, वो क्यों अवस्थित है। तो इसका हमने अभी देखा ही था कि जो टेक्टोनिक प्लेट से क्या वजह है। क्योंकि यहाँ से इंडियन जो मतलब माफ कीजिए, जो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से टकरा रही है। इसकी वजह से दोनों पर कन्वर्जेंट हो रहा है, और दोनों की वजह से यहाँ पर जो माउंटेन्स रेंज उसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए कि जो इन महाद्वीप जो द्वीप है, जो महाद्वीप है, उनके पश्चिम की साइड ही क्यों निर्माण हुई है। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो 11% वर्ल्ड जीडीपी में अपना योगदान देता है। 35 पॉपुलेशन यानी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें 35% का योगदान देती है। उसके बाद 13% वर्ल्ड ट्रेड इसी से होता है। होस्ट 23 ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 पोर्ट्स, तो 100 जो टॉप पोर्ट्स हैं उनमें 23 यहीं पर अवस्थित हैं। 28% शेयर ऑफ ग्लोबल फिश कैप्चर में, 20% योगदान है किसमें, वर्ल्ड टोटल वाटर में। 18% वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करता है। 28% शेयर ऑफ ग्लोबल जो प्रॉन गैस रिजर्व में, तो यहाँ पर इतनी गैस रिजर्व के भंडार पाए जाते हैं। और 36% ग्लोबल आयरन प्रोडक्शन में इसकी हिस्सेदारी। तो इस वजह से इन दोनों क्षेत्रों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब आप मैप देखिए इंडियन ओशन का। तो इसमें देखिए कि अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट की कौन सी कंट्री जो इंडियन ओशन से इनकी सीमा लग रही है। उसके बाद एशिया में देखिए साउथ एशिया में। इसके बाद आप देखिए ईस्ट एशिया और पैसिफिक वाले क्षेत्र में देखिए। तो इधर से आपको दिख रहा होगा अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशेल्स। उसके बाद तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान। और ये जो क्षेत्र हो गए कौन से हो गए, तो अफ्रीका और मिडल ईस्ट वाले। अब आप साउथ एशिया में देखिए तो पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश वाले क्षेत्र हो गए। इधर ईस्ट एशिया में देखिए तो आप यहाँ म्यांमार देख रहे होंगे, थाईलैंड हो गया, इधर कंबोडिया, वियतनाम, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया है।
फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो गया, तो ये इनकी सीमा लग रही है, तो इसलिए हमें देखना है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। दक्षिणी मेक्सिको में सिटी हॉल पर हमले में 20 लोगों की हत्या। तो यहाँ पर हम जो मेक्सिको उसके मैप को देखते हैं, तो ये मेक्सिको का मैप हो गया, तो इसकी सीमा इधर किससे लग रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लग रही है, और इधर दक्षिण में लग रही है ग्वाटेमाला और बेलिस की सीमा लग रही है। और आप देखिए इससे बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है। इसमें सियारा माद्रे ओक्सीडेंटल रेंज आ गई है, सियारा माद्रे डेल सुर, और इधर से सियारा माद्रे ओरिएंटल। इन दोनों के बीच में जो सेंटर का पठार है यानी मध्य पठार अवस्थित आ गया है। ये रियो ग्रांडे नदी होगी जो यूएसए और मेक्सिको के बीच में अवस्थित है। इसकी राजधानी देखिए आप, मेक्सिको सिटी है। इसके इधर पूर्व के साइड गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया अवस्थित हो गई है, और ये युकाटन पेनिनसुला हो गया है। तो किससे संबंधित है, तो मेक्सिको से संबंधित है। तो इस तरह से हमें इसका मैप को देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये हमने मेक्सिको देख लिया, तो मेक्सिको में मेन आप इसी पे फोकस रखती है, सेंटर का पठार आ गया, ये सियारा माद्रे ओक्सीडेंटल है, सियारा माद्रे ओरिएंटल है, और सियारा माद्रे डेल सुर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये युकाटन पेनिनसुला, ये रियो ग्रांडे नदी, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पैसिफिक ओशन। तो मेन यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो अब देखते हैं अगली खबर को। ग्रीस तट के पास 2 नौकाएं डूबने से 21 की मौत, कई लापता। तो अब हम ग्रीस के मैप को देखते हैं, तो ये ग्रीस का मैप हो गया। तो अब आप देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर अल्बानिया से सीमा लग रही है, इधर मकदूनिया से इसकी सीमा लग रही है, बल्गेरिया से सीमा लग रही है, इधर तुर्की से इसकी सीमा लग रही है। इसके पश्चिम में आयोनियन सी हो गया, दक्षिण में मेडिटेरियन सी हो गया, इधर सी ऑफ क्रेटे हो गया है, इधर एजियन सी, जिनको लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच में विवाद चलता रहता है। यह लिमनोस आइलैंड्स हो गया, लेसवोस आइलैंड हो गया, ये सेमोस आइलैंड हो गया है, ये रोडोस आइलैंड हो गया, ये क्रेटे आइलैंड्स हो गए, इसी के नाम पर सी ऑफ क्रेटे पड़ गया। उसके बाद देखिए स्पार्टा, ये एथेंस इसकी राजधानी हो गई है, ये आयोनियन, इसमें कुछ कंट्री हो गई है, आयोनियन आइलैंड्स हो गए। तो इस तरह से हमें जो ग्रीस है उसके मैप को देखना था। तो बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। वित्त मंत्रालय ने 7,183 करोड़ की 7वीं किस्त जारी की। वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटे के तहत गुरुवार को 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए की 7वीं मासिक किस्त जारी की। मंत्रालय ने बताया कि इस किस्त के साथ इन राज्यों को अब तक 50,282 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह राशि दी जा रही है। तो अब यहाँ पर जो राजस्व घाटे और वित्त आयोग की बात की उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन कौन थे, तो एनके सिंह थे, और सेक्रेटरी कौन थे, तो अरविंद मेहता दीजिए। और यहाँ पर मेंबर्स को दिखाया हूँ, शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद, अशोक लाहिरी, तो ये उनके मेंबर थे। तो मेन हमको इनको देखना था कि इनके चेयरमैन कौन थे, तो एनके सिंह। अब हम देखते हैं कि जो 15वें वित्त आयोग थे उसका गठन क्यों किया गया था। तो उसका गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे को तय करने के लिए किया गया था। इसकी जो सिफारिश थी वो कब तक रहेगी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। जीएसटी लागू होने के बाद यह पहला वित्त आयोग था। यह जीएसटी के अनुभव के आधार पर हस्तांतरण के फॉर्मूले में बदलाव का सुझाव दे सकता है, यानी दे चुका है। ये इसी के आधार पर तो अभी राज्यों को हैं वो हस्तांतरण किए गए। तो इस तरह से हमें देखना था जो वित्त आयोग की उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जो राजस्व घाटे की बात की, तो पहले हम बजट को समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट एक तरह से आने वाले समय में जो आय और जो व्यय उसका जो लेखा जोखा रखना ही ये बजट कहलाता है। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आय कैसे होगी, सार्वजनिक आय और एक सार्वजनिक व्यय हो गया। तो सार्वजनिक आय कहाँ से हो रही है, तो एक राजस्व आय हो रही है, एक पूंजीगत आय हो रही है। राजस्व आय कहाँ से हो रही है, तो 2 तरह से, कर राजस्व और गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स से। अब कर राजस्व में क्या हो गया, तो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और गैर कर आय में क्या हो गया, तो शुल्क, ब्याज और लाभ हो गए। पूंजीगत आय कहाँ से हो रही है, तो शुद्ध देशी ऋण और शुद्ध विदेशी ऋण से। अब इसका खर्चा कहाँ हो रहा है, ये सब आय तो हो रही है। अब खर्चा भी देख लेते हैं कि सार्वजनिक व्यय, इसमें राजस्व व्यय हो जाएगा, यानी एक योजनागत व्यय हो जाएगा और एक गैर योजनागत व्यय हो जाएगा। पूंजीगत व्यय में भी 2 खर्चे होंगे, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। अब यहाँ पर अब राजस्व घाटे की बात की, तो राजस्व घाटा कब होगा, जब आय से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो। तब यहाँ पर देखिए कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम राजस्व घाटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो योजनागत व्यय है और गैर योजनागत व्यय, उनमें ज़्यादा खर्च हुआ है, क्योंकि आय कहाँ से हो रही थी, या तो कर राजस्व से या गैर कर राजस्व से।
तो इससे जो आय हो रही थी उससे ज़्यादा हमने खर्च कर दिया, तो उससे राजस्व घाटा हुआ, तो इसी को राजस्व घाटा बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ये दोनों देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारी खबरें तो ये समाप्त हो जाती है, लेकिन अब हम जिन कंट्रीज़ का हमने जिक्र किया उनको हम मैप में देख लेते हैं। तो हम पहले मेक्सिको को देख लेते हैं। तो मेक्सिको मेक्सिको की सीमा इधर किससे लग रही है, तो यूएसए से लग रही है। इधर ग्वाटेमाला और बेलिसिस की सीमा लग रही है। इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गई है। इधर प्रशांत महासागर हो गया है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गई है। और ये रियो ग्रांडे नदी हो गई है। इन दोनों की सीमा बनाती हैं ये रियो ग्रांडे नदी। कहाँ जाकर गिरती है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाती है। ये मेक्सिको सिटी इसकी राजधानी हो गई है। और यहाँ पर सियरा माद्रे ओसिडेंटल, यहाँ पर सियरा माद्रे ओरिएंटल, और यहाँ पर जो सेंटर प्लेटू यानी जो मध्य पठार है वो अवस्थित हो गया है। और ये क्यूबा, ये डोमिनिकन गणराज्य। अब हम ग्रीस को देखते हैं कि ग्रीस की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो ये यूरोप का मैप हो गया है। ये जिब्राल्टर, ये भूमध्य सागर, उसके बाद ये आयोनियन सागर हो गया, ये ग्रीस का मैप हो गया। ये एजियन सी हो गया है। ये एथेंस, इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर अल्बानिया से इसकी सीमा लग रही है, उत्तरी मैसेडोनिया से इसकी सीमा लग रही है, बुल्गारिया से इसकी सीमा लग रही है, और टर्की से सीमा लग रही है। ये एजियन सी, जिसमें तुर्की और दोनों के बीच में विवाद रहता है, ग्रीस के बीच में। तो इस तरह से हमें ग्रीस के मैप को देखना था। अब हम भारत में जो गंगा है उसको देख लेते हैं एक बार। ये नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया है यहाँ पर। ये उत्तराखंड वाला मैप। ये नंदा देवी पर्वत, ये त्रिशूल पर्वत। अब इसका हम जो सैटेलाइट व्यू वो देखते हैं। तो अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि ऊपर सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहा है, तो सफ़ेद कलर में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र हो गया, यानी हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है। ये केदारनाथ को बताया हुआ है, केदारनाथ। ये गंगोत्री, जहाँ से गंगा आती है, जिसका पहले भागीरथी बोलते हैं, फिर आगे जब बढ़ती था फिर इसको फिर गंगा कहते हैं। ये गंगोत्री, जहाँ से ओरिजिन होता है। ये देखिए भागीरथी रिवर्स हो गई है। ये यमुनोत्री, जहाँ से यमुना आती है। ये यमुना नदी। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिमालय वाला क्षेत्र हो गया और ये तिब्बत का पठार हो गया। तो अभी हमने देख लिया कि किस तरह से जो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, उसकी वजह से इसका निर्माण हो रहा है। अब आप गंगा की सहायक नदियों को देखिए आप यहाँ पर। ये अयोध्या, ये गोरखपुर वाला क्षेत्र हो गया। ये घाघरा नदी हो गई है। और ये प्रयागराज वाराणसी, तो ये गंगा नदी हो गई है। ये मिर्ज़ापुर, ये प्रयागराज हो गया है, जहाँ पर दोनों मिल रही। तो यहाँ पर देखिए आप कि इधर से गंगा आ रही है और इधर से यमुना, दोनों मिलती है प्रयागराज में। ये अकबर किला प्रयागराज। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज।
मेरी बोट चलने लगी। ये 360 डिग्री वाला व्यू देखिए आप। उसके बाद आप देखिए यमुना में उसकी सहायक नदी आकर मिल रही है, ये केन नदी आकर मिल रही है। ये बेतवा रिवर्स हो गई है। फिर ये आखिरी में बांग्लादेश में इंटर करती है ढाका, पद्मा के नाम से। फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और यहीं पर डेल्टा देखिए आप, कितना शानदार दृश्य बनाती है यहाँ पर ये सुंदरवन नेशनल पार्क को देखिए आप, यहाँ पर कितनी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ आप देखिए बंगाल टाइगर्स, ये मैंग्रोव्स हो गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो जलीय जीव हैं, ये मैंग्रोव्स है। देखिए मैंग्रोव्स किस तरह से जो लवणीय जल में उगते हैं। किस तरह से अपर्दन होता है वो दिखाया हुआ यहाँ पर दृश्य देखिए। ये छोटे छोटे जीव, जलीय जीव, ये मैंग्रोव्स, तो ये अपर्दन करके लाई हुई मिट्टी है, उसको देखिए आप किस तरह की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से हमें ये देखना था। तो जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।